हेलो एवरीवन, टुडेस टॉपिक पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम को माइक्रोबॉडीज़ भी कहते हैं। तो जो इसकी डिस्कवरी है वो डी ड्वे नामक साइंटिस्ट ने 1966 में की थी लीवर सेल्स में। ये जो टॉलब्रेट लिखा है आप इसको कट कर दीजिएगा, इसके स्थान पर आप DDO लिखिए। इसका जो डायामीटर होता है वो 0.1 माइक्रोन होता है और इसकी जो ओरिजिन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है। ये जो पेरोक्सिसोम है ये प्लांट्स और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है, मतलब एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होगा और प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होगा। जो प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रीन टिश्यू में और जो एनिमल्स होते हैं उनमें लीवर सेल्स में प्रेजेंट होता है। जो पेरोक्सिसोम होता है, जैसे कि जितने भी सेल्स के अंदर जितने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कुछ मेम्ब्रेन लेस होते हैं और कुछ मेम्ब्रेन, किसी में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो इसमें इन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर रहता है इसका। और जो पेरोक्सिसोम रहता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण करता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हाइड्रोजन को रिमूव करता है। इसको हम आगे देखते हैं कि कैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण करता है। लेकिन जब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है तो ये हाईली रिएक्टिव टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एजेंट होता है। तो इसको कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जो पेरोक्सिसोम होता है उसमें वेरियस टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। जो ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम है ये ग्लाइकोलेट से संबंधित होता है और ये फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सेकंड होता है कैटालेज एंजाइम। कैटालेज एंजाइम क्या करता है, जैसे पेरोक्सिसोम में H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण होता है तो उसको कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इसको H2O+O के फॉर्म में इसको चेंज करता है। एक्चुअल में ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। आगे इसमें जो पेरोक्सिसोम होता है उसमें वेरियस टाइप के एंजाइम्स होते हैं, जिसमें ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज के अलावा इसमें एमिनो ट्रांसफरेज, पेरोक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जो पेरोक्सिसोम रहता है वो C3 प्लांट्स में पाए जाते हैं, जिसमें एक वास्टफुल फिनोमेनन चलता है कि फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, मतलब C3 प्लांट्स में स्पेशली। पेरोक्सिसोम लीवर्स, किडनी सेल्स में भी पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं में पाए जाते हैं। ल्यूसीफेरेस यानी कि जुगनू जो होते हैं फायर फाइल्स में जो लाइट इमिट होती है या उससे जो लाइट उत्सर्जित होती है, आप लोगों ने देखा होगा जुगनू को, तो वो पेरोक्सिसोम तो जो ल्यूसीफेरेस एंजाइम है उसके कारण होती है। तो ल्यूसीफेरेस जो एंजाइम है वो फायर फाइल्स एंड जुगनू में होता है और उसके साथ साथ पेरोक्सिसोम में भी ये प्रेजेंट होता है। पेरोक्सिसोम में बीटा ऑक्सीडेशन होता है, मतलब बीटा ऑक्सीडेशन मतलब इसमें ये जो लॉन्ग फैटी एसिड चेन होती है उसको 2 कार्बन एटम में चेंज करता है, जैसे यहाँ दिखाया गया है। और 2 कार्बन एटम मतलब एसिटाइल को एंजाइम में, और ये चेंज करने के बाद एसिटाइल को एंजाइम को साइटोप्लाज्म में रिलीज़ कर देता है। पेरोक्सिसोम जो होता है उसमें खुद का DNA या राइबोसोम नहीं पाया जाता है, मतलब उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो सकती है। तो प्रोटीन के लिए वो साइटोप्लाज्म से प्रोटीन को प्राप्त करता है। पेरोक्सिसोम में वेरियस टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन कर हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। यहाँ दिखाया गया है कि कोई ग्रुप जुड़ा है जिसको उसने सबस्ट्रेट के रूप में यूज़ किया और उससे हाइड्रोजन को रिमूव किया, साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण किया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसे बनता है और फिर इसको ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसको कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो कैटालेज एंजाइम होता है जो पेरोक्सिसोम में प्रेजेंट होता है उसके द्वारा ये चेंज होता है। पेरोक्सिसोम जो होता है सबसे ज़्यादा लीवर में पाया जाता है, क्योंकि जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी में प्रेजेंट होता है उसका पूरा इफेक्ट लीवर पे पड़ता है। तो लीवर में जो पेरोक्सिसोम होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जो टॉक्सिक को कम करने, मतलब टॉक्सिक का डिटॉक्सिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं। आगे जैसे मैंने आपको भी बताया था कि जो पेरोक्सिसोम होता है उसमें खुद का DNA नहीं होता है।
ना ही खुद का राइबोसोम होता है, तो उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती। प्रोटीन के लिए वो साइटोप्लाज्म पे डिपेंड होता है। मतलब एक सेल है, उसमें पेरोक्सिसोम ऑर्गेनेल्स है, तो उसमें प्रोटीन साइटोप्लाज्म से आएगा। तो साइटोप्लाज्म से ऐसे ही नहीं आ जाएगा, उसके लिए भी कुछ सिग्नल्स होंगे जिसके द्वारा पेरोक्सिसोम की मेम्ब्रेन को पता चलेगा कि प्रोटीन आ रहा है, या फिर जब उसे नीड होगी तब प्रोटीन साइटोप्लाज्म से पेरोक्सिसोम के मेम्ब्रेन तक ट्रांसफ़र होगा। अब वो मेम्ब्रेन तक भी जा सकता है या उसके ल्यूमेन तक, मतलब उसके इंटरनल पार्ट तक भी जा सकता है। तो जो सिग्नल सीक्वेंस होता है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है, PTS1 और PTS2। PTS का फुल फॉर्म है पेरोक्सिसोम टारगेटिंग सीक्वेंस फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो PTS फर्स्ट होता है, PTS फर्स्ट जो प्रोटीन होता है उसके C टर्मिनल पर, यदि किसी प्रोटीन के C टर्मिनल पर जो 3 एमिनो एसिड का बना होता है, SLK, S फॉर सेरिन, K फॉर लाइसिन और L फॉर ल्यूसिन का बना हो, तो वो PTS1 में आएगा। एंड जो PTS जो सेकेंड होता है, जो PTS सेकेंड होता है, इसमें जो प्रोटीन होता है उसके एन टर्मिनल पर 9 एमिनो एसिड्स होते हैं, जिसमें RK फर्स्ट मतलब आर्जिनाइन और ल्यूसीन, वैलिन, आइसोलिन, और इसमें होता है X5, मतलब इसमें प्रोलिन को छोड़कर कोई भी एमिनो एसिड इसमें आ सकते हैं। 8 नंबर पे होता है हिस्टीडीन और ग्लूटामिन, और 9th पे होता है ल्यूसीन और एलिन। तो ऐसा समझिए कि साइटोप्लाज्म से प्रोटीन को पेरोक्सिसोम तक जाने के लिए उनके उस प्रोटीन में 2 सिग्नल सीक्वेंस होने चाहिए, PTS1 और PTS2। यदि 2 में से कोई भी एक भी रहा तो जो प्रोटीन होगा वो साइटोप्लाज्म से पेरोक्सिसोम तक जा पाएगा। उसको आगे देखते हैं। जनरली क्या होता है कि जो सेल होती है उसमें PTS1 और PTS2 मतलब दोनों सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे। ऑब्वियसली सेल है, सिग्नल सीक्वेंस दोनों प्रेजेंट होंगे। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि जो पेरोक्सिसोम है वो प्रोटीन को कैसे टारगेटिंग करता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको समझाया उसका वो थियोरेटिकल फॉर्म लिखा है कि साइटोप्लाज्म में कोई प्रोटीन है जिसमें SKL एमिनो एसिड उसके कार्बोक्सिलिक साइड में प्रेजेंट है, ये प्रोटीन फोल्डेड होता है, ठीक है। ये जो थ्योरी है इसको मैं आपको डायग्राम के रूप में स्ट्रक्चर के रूप में आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं इसे अलग ड्रॉ करके बताती हूँ आप लोगों को। तो मान लेते हैं कि ये है पेरोक्सिसोम और ये पेरोक्सिसोम की है मेम्ब्रेन, और ये पेरोक्सिसोम का ल्यूमेन, ठीक है। तो अब साइटोप्लाज्म से जो प्रोटीन रहेगा वो आएगा पेरोक्सिसोम तक, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन है जिसके C टर्मिनल पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और SKL एमिनो एसिड बाइंड है, ठीक है। तो इसको रिसीव करने के लिए एक प्रोटीन आएगा, वो सॉल्युबल प्रोटीन होगा। उस प्रोटीन का नाम रहेगा PEX5। ये जो PEX5 है ये सॉल्युबल प्रोटीन है, ये पूरी प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रही है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है ये फोल्डेड है, फोल्डेड प्रोटीन। अब फोल्डेड प्रोटीन और जो ये PEX5 है, ये जो PEX5 होता है ये इसके लिए रिसेप्टर की तरह या एक रिसीवर की तरह कार्य करता है। ये इसको रिसीव करेगा, इससे बाइंड होगा। देन ये जो बाइंड होंगे तो पहले से ही जो ये पेरोक्सिसोम की जो मेम्ब्रेन होगी उसमें पहले से ही एक प्रोटीन प्रेजेंट होगा जो इन दोनों को क्या कह सकते हैं कि एक रिसेप्टर की तरह एक्सेप्ट करेगा। तो हम यहाँ बना लेते हैं जिसका नाम है PEX14, ये भी एक प्रोटीन है। तो
इससे बाइंड कर जाएगा। देन इसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन होगी इसी पर ही एक ट्रांसलोकेटर प्रेजेंट होगा। ट्रांसलोकेटर जो प्रोटीन का ही बना होगा। जो ट्रांसलोकेटर होगा वो 3 प्रोटीन का बना होगा, जिसका नाम होगा PAX2, PAX10 और PAX12। ये जो प्रोटीन है जब तक ये एक ट्रांसलोकेटर की तरह कार्य करेगा, तो ये जो प्रोटीन है ये अभी क्लोज मतलब सिचुएशन में रहेगा। जैसे ही ये जो कॉम्प्लेक्स है जैसे ही इस पे आके जुड़ेगा तब ये ओपन होगा। और इस समय जैसे ही इस पे आके बाइंड होता है, जैसे ये प्रोटीन इस पे आके बाइंड होता है, वैसे ये जो कॉम्प्लेक्स है ये खुल जाता है। ठीक है। देन ये जो प्रोटीन है जो था यहाँ पर, वो पेरोक्सिसोम के ल्यूमेन में पहुँच जाता है। तो ये जो क्लोज प्रोटीन था, ये जैसे इसके कॉम्प्लेक्स खुलते हैं ये तब होता है जब इसमें जो ATP होता है वो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस में चेंज होता है। ये तब ये क्लोज से ओपन होता है। देन जैसे ये ओपन हुआ, जो प्रोटीन साइटोप्लाज्म से आया था पेरोक्सिसोम के लिए, वो पेरोक्सिसोम के ल्यूमेन में एंटर कर जाता है। आगे ये जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन की यहाँ पे कटिंग नहीं होती है, नो कटिंग सिग्नल सीक्वेंस। ठीक है। तो जो सिग्नल सीक्वेंस आता है पेरोक्सिसोम के ल्यूमेन में, वहाँ पर कटिंग नहीं होती है। आगे अब जो ये PAX5 बच गया, ये PAX5 यहाँ पे, ये जो PAX5 बच गया है इसका तो कोई काम नहीं है। तो मेम्ब्रेन में ही, पेरोक्सिसोम के मेम्ब्रेन में ही एक होता है PAX4। PAX4 का काम होता है कि ये PAX5 में यूबीक्यूटीन नाम का एक प्रोटीन इसमें ऐड कराता है। और यूबीक्यूटीन इस बात का प्रूफ होता है कि हाँ अब प्रोटीन अंदर जा चुका है और अब PAX5 का कोई काम नहीं है, इसको साइटोप्लाज्म में रिसाइकल के लिए छोड़ देना चाहिए। इसी समय इसमें PAX1 और PAX6 दो और प्रोटीन होते हैं। ये दोनों प्रोटीन का काम होता है कि ये PAX5 से यूबीक्यूटीन को अलग करे और साइटोप्लाज्म में रिमूव करे। तो PAX ये रिसाइकल के लिए चला जाएगा और यूबीक्यूटीन फिर से साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। ये प्रोसेस जो मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाई थी, सेम टू सेम प्रोटीन अंदर जाएगा, प्रोटीन का जो भी फंक्शन होगा वो ल्यूमेन में। हमने स्ट्रक्चर में देखे एज इट इज़ ये थ्योरी लिखिए कि जैसे रिसेप्टर आएगा, फोल्डेड जो प्रोटीन होगा वो उससे बाइंड होगा। और स्ट्रक्चर में साइटोप्लाज्म की स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है, आप उसको ठीक कर लीजिएगा। और जैसे ही फोल्डेड प्रोटीन के साथ रिसेप्टर बाइंड होगा, देन वो पेरोक्सिसोम तक जाएगा, पेरोक्सिसोम की मेम्ब्रेन तक जाएगा। और जहाँ इसको आइडेंटिफाई करने के पहले से कोई प्रोटीन होगा जिसका नाम PAX14 होगा। और ये इसकी थ्योरी है, जैसे मैंने आपको समझाया, आप देख लीजिएगा कि स्टेप बाय स्टेप लिखा है, आप उसको रीड कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा यदि आपको स्ट्रक्चर समझ में आया हो तो। ठीक है। इसके अलावा यह सभी प्रोसेस हमने देखा जब सिग्नल सीक्वेंस SKL था, मतलब कि प्रोटीन के C टर्मिनल पर ये सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट थे तब। यदि इसके अलावा उसके N टर्मिनल वाला प्रोटीन वहाँ उसको लेके आए तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पर PAX7 प्रेजेंट होगा, ना कि PAX5। बाकी की प्रोसेस सेम होगी, एज इट इज़ होगी। अब हमने जो अभी तक जो स्ट्रक्चर देखा या जो थ्योरी पढ़ी, ये तब की प्रोसेस है
जब साइटोप्लाज्म से प्रोटीन जो होगा वो पेरोक्सिसोम के मेम्ब्रेन तक आएगा, सिर्फ मेम्ब्रेन तक। यदि जो प्रोटीन है वो पेरोक्सिसोम के ल्यूमेन का होगा, मतलब वो जो प्रोटीन है वो उसके ल्यूमेन में जाने का होगा, तो इस समय हमें उसके लिए डायरेक्ट पाथवे का यूज़ करना पड़ेगा। जो डायरेक्ट पाथवे मतलब पीएमपी, पेरोक्सिसोम मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन आते हैं, इसको देखते हैं हम आगे। जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कि जब प्रोटीन होगा वो जिस रिसेप्टर से बाइंड होगा वो रिसेप्टर प्रोटीन सॉल्युबल होगा वो, और वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा यदि वो प्रोटीन पेरोक्सिसोम के मेम्ब्रेन का है, ठीक है। यदि वो ल्यूमेन में जाने का होगा तो उसमें साइटोप्लाज्म से PEX-5 नहीं बल्कि PEX-19 बाइंड होगा। देन मेम्ब्रेन रिसेप्टर, जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर होंगे, मेम्ब्रेन रिसेप्टर के रूप में वहाँ पर PEX-14 प्रेजेंट था, यहाँ पर PEX-3 और PEX-16 प्रेजेंट होगा। ये इसकी थ्योरी है। बाकी सब प्रोसेस सेम ही होगी, बस उसमें जो रिसेप्टर होंगे वो बस चेंज होंगे। ये इसका डायरेक्ट पाथवे, यानी कि सॉरी मैंने थोड़ी देर पहले थोड़ी सी मिस्टेक कर दी कि जो मैंने बताया था जो पीएमपी है ये पेरोक्सिसोम मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मतलब हमने जो पहले पढ़े थे वो उसके ल्यूमेन में जाएगा प्रोटीन, लेकिन ये जो प्रोटीन है ये इसके मेम्ब्रेन में जाएगा, इसलिए इसका नाम पेरोक्सिसोम मेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो इसमें क्या होगा, ये इसकी मेम्ब्रेन होगी पेरोक्सिसोम की और ये इसका ल्यूमेन। तो सबसे पहले पीएमपी यानी कि पेरोक्सिसोम मेम्ब्रेन प्रोटीन PEX-19 से बाइंड होगा और बाइंड होके ये आएगा पेरोक्सिसोम की मेम्ब्रेन पर, जहाँ पर इसको रिसीव करने के लिए या तो फिर इस सिग्नल को आइडेंटिफाई करने के लिए PEX-16 और PEX-3 प्रेजेंट होंगे। और इसके बाद इसमें से जो प्रोटीन होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो जाएगा। देन जो PEX-19 होगा वो रिसाइक्लिंग के लिए वापस फिर से साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। यदि आपको पहले वाला स्ट्रक्चर समझ में आया होगा तो ये आपको काफ़ी इजी लगेगा। आई होप सो आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।